टैक्सी रुकी। रोशनी और इमरान नीचे उतर गए। बूथ खाली था। रोशनी ने एक बार फिर इमरान से पूछा कि उसे क्या कहना है। इमरान ने इस सिलसिले में कुछ देर कबल कहे हुए जुमले दोहराए। रोशनी फोन में सिक्का डालकर नंबर डायल करने लगी और फिर इमरान ने उसके चेहरे पर हैरत के आसार देखे। वो एक ही सांस में वो सब कुछ दोहरा गई जो इमरान ने बताया था। फिर खामोश होकर शायद दूसरी तरफ से बोलने वाले की बात सुनने लगी। उसने थोड़ी देर बाद माउथ पीस में कहा, देखिए, मुझे जो कुछ भी मालूम था मैंने बता दिया। इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं जानती। वैसे मुझे भी इसके मुतल्लिक तशवीश है कि इसकी असलियत क्या है। बज़ाहिर बेवकूफ और पागल मालूम होता है। दूसरी तरफ से आवाज आई, आया कहां से है? बोली, वो कहता है कि दिलावरपुर से आया है। आवाज आई, क्या वो इस वक्त तुम्हारे पास मौजूद है? वो बोली, नहीं, बाहर टैक्सी में है। मैं एक पब्लिक बूथ से बोल रही हूँ। उससे बहाना करके आई हूँ कि एक सहेली तक एक पैगाम पहुंचाना है। आवाज आई, कल रात से कबल भी उससे कभी मुलाकात हुई थी? वो बोली, नहीं, कभी नहीं। आवाज आई, क्या उसे मेरा खत दिखाया था? रोशनी ने पूछा, नहीं, क्या दिखा दूं? लेकिन उसका कोई जवाब न मिला। दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया। रोशनी ने रिसीवर रख दिया। इमरान ने फौरन ही इंक्वायरी के नंबर डायल किए। बोला, हेलो इंक्वायरी। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो। बोला, अभी पब्लिक बूथ नंबर 46 से किसी के नंबर डायल किए गए थे, मैं उसका पता चाहता हूँ। आवाज आई, आप कौन हैं? इमरान ने कहा, मैं डीएसपी सिटी हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आई, ओ शायद आपको गलत फहमी हुई है। 46वें बूथ से तकरीबन आधे घंटे से कोई कॉल नहीं हुई। इमरान ने कहा, अच्छा, शुक्रिया, और रिसीवर रख दिया और वो दोनों बाहर निकल आए। रोशनी हंसते हुए बोली, तुम डीएसपी सिटी हो? इमरान ने कहा, अगर ये न कहता तो वो हरगिज कुछ न बताता। वो बोली, लेकिन उसने बताया क्या? इमरान बोला, यही कि 46वें बूथ से पिछले आधे घंटे से कोई कॉल नहीं हुई। मगर रोशनी, तुमने कमाल कर दिया। जो कुछ मैं कहता हूँ वही तुमने भी किया। वो बोली, तुम क्या जानो कि उसने क्या कहा था? इमरान बोला, तुम्हारे जवाबात से मैंने सवालों की नौयत मालूम कर ली थी। बोली, तुम तो सिर्फ औरतों के मामले में बेवकूफ मालूम होते हो। इमरान बिगड़ कर बोला, तुम खुद बेवकूफ हो। वो बोली, चलो चलो, और वो उसे टैक्सी की तरफ धकेलती हुई बोली। इमरान बोला, नहीं, तुम बार बार मुझे बेवकूफ कहकर चिढ़ा रही हो। इमरान ने बकवास को तूल नहीं दी। वो बहुत कुछ सोचना चाहता था। रोशनी बोली, उसकी आवाज भी अजीब सी थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई भूखा भेड़िया गुर्रा रहा हो। मगर ये कैसे मुमकिन है? एक्सचेंज को इसकी इत्तला तक न हुई। इमरान ने गर्दन झटक कर कहा, मारो गोली, हमें क्या करना है? बोली, मुझे तो अब उस लड़की की तलाश है जिसने मेरे नोटों में घपला किया था। रोशनी बोली, नहीं इमरान, ये अजीबोगरीब इत्तला पुलिस के लिए काफी दिलचस्प साबित होगी। इमरान बोला, कौन सी इत्तला? वो बोली, यही कि 6 नॉट को रिंग किया जाता है, बाकायदा कॉल होती है और टेलीफोन एक्सचेंज को उसकी खबर तक नहीं होती। इमरान बोला, अरे रोशनी, खबरदार, किसी से इसका तस्करा मत करना। क्या तुम सचमुच अपनी गर्दन तोड़वाना चाहती हो? अगर पुलिस तक ये खबर पहुंच गई तो समझ लो कि मैं और तुम दोनों खत्म कर दिए जाएंगे। वो कोई मामूली चोर या उचक्का नहीं मालूम होता। हाँ, मैंने सैकड़ों जासूसी नॉवल पढ़े हैं। एक नॉवल में पढ़ा था कि एक बहुत बड़े मुजरिम ने अपना जाती टेलीफोन एक्सचेंज कायम कर रखा था और सरकारी एक्सचेंज को उसकी हवा भी नहीं लगी थी। रोशनी बोली, तुम अब उससे खाइफ हो गए हो? इमरान ने कहा, खाइफ तो नहीं हूँ, मगर मैं क्या बताऊं, मैंने जासूसी नॉवल पढ़ा था कि वो आदमी हर जगह मौजूद रहता था। जहां नाम लो वहीं धरा हुआ है, खुदा की पनाह। इमरान अपना मुंह पीटने लगा और रोशनी हंसने लगी और काफी देर तक हंसती रही। फिर अचानक चौंक कर सीधी बैठ गई। वो हैरत से चारों तरफ देख रही थी। उसने इमरान की तरफ झुककर आहिस्ता से कहा, तुम होश में हो या नहीं? हम शहर में नहीं हैं। इमरान आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा। कार हकीकतन एक तारीक सड़क पर दौड़ रही थी और दोनों तरफ दूर तक खेतों और मैदानों के सिलसिले बिखरे हुए थे। इमरान ने ड्राइवर से कहा, प्यारे ड्राइवर, गाड़ी रोक दो। लेकिन दूसरे ही लम्हे उसे अपनी पुश्त पर शीशा टूटने का छनाका सुनाई दिया और साथ ही कोई ठंडी सी चीज उसकी गर्दन से चिपक कर रह गई। उसने अपने कान के करीब ही किसी को कहते सुना, खबरदार, चुपचाप बैठे रहो, तुम्हारी गर्दन में सुराख हो जाएगा, और लड़की, तुम दूसरी तरफ खिसक जाओ। टैक्सी पुराने मॉडल की थी और उसकी स्टेपनी ऊपर की तरफ से खुलती थी। गालिबन शुरू से ही ये आदमी स्टेपनी में छुपा हुआ था। जंगल में पहुंचकर उसने स्टेपनी खोली और कार का पिछला शीशा तोड़कर रिवॉल्वर इमरान की गर्दन पर रख दिया। रोशनी खौफजदा नजरों से उस चौड़े चकले हाथ को देख रही थी जिसमें रिवॉल्वर दबा हुआ था। इमरान ने जुम्बिश तक न की। वो किसी पत्थर के बुत की तरह बेहिसो हरकत नजर आ रहा था, हत्ता कि उसकी पलकें तक नहीं झपक रही थी। कार बदस्तूर फराटे भरती रही। रोशनी पर गशी सी तारी हो रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कार का रुख तहत सरा की तरफ हो। उसकी आंखें बंद होती जा रही थी।
अचानक उसने एक चीख सुनी, बिल्कुल अपने कान के करीब, और बौखलाकर आंखें खोल दी। इमरान कार के अकबी शीशे के टूटने से पैदा हो जाने वाली खला से अंधेरे में घूर रहा था और रिवॉल्वर उसके हाथ में था। इमरान ने रिवॉल्वर उसकी तरफ करके कहा, ड्राइवर गाड़ी रोको। ड्राइवर ने पलट कर देखा तक नहीं। इस बार रिवॉल्वर का दस्ता ड्राइवर के सर पर रसीद किया। बोला, मैं तुमसे कह रहा हूँ। ड्राइवर एक गंदी सी गाली देकर पलटा, लेकिन रिवॉल्वर का रुख अपनी तरफ देखकर दम बखुद रह गया। इमरान उसे चमकार कर बोला, गाड़ी रोक दो प्यारे, तुम्हारे साथी की रीढ़ की हड्डी जरूर टूट गई होगी, क्योंकि कार की रफ्तार बहुत तेज थी। कार रुक गई। इमरान आहिस्ता से बोला, शाबाश, अब तुम्हें भेरवी सुनाऊं या दुर्गत, या जो कुछ भी उसे कहते हो, धुरपत कहते हैं शायद, लेकिन पढ़े लिखे लोग उमूमन दुरोपद कहते हैं। ड्राइवर कुछ ना बोला, वो अपने खुश्क होंठों पर जबान फेर रहा था। इमरान ने रोशनी से कहा, रोशनी, इसके गले से टाई खोल लो। थोड़ी देर बाद कार शहर की तरफ वापस जा रही थी। रोशनी और इमरान अगली सीट पर थे। इमरान कार ड्राइव कर रहा था। पिछली सीट पर ड्राइवर बेबस पड़ा हुआ था। उसके दोनों हाथ पुश्त पर उसी की टाई से बांध दिए गए थे और पैरों को जकड़ने के लिए इमरान ने अपनी पेटी इस्तेमाल की थी और उसके मुंह में 2 अदद रुमाल हलक तक ठूंस दिए गए थे। सीट के नीचे एक लाश थी जिसका चेहरा भरता हो गया था। खिड़कियों के शीशों पर स्याह पर्दे खींच दिए गए थे। रोशनी इस तरह खामोश थी जैसे उसकी अपनी जिंदगी भी खतरे में हो। वो काफी देर से कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर अभी तक उसे कामयाबी नसीब नहीं हुई। लेकिन कब तक? कार में पड़ी हुई लाश उसे पागलों की तरह चीखने पर मजबूर कर रही थी। रोशनी ने कहा, मेरा ख्याल है कि अब तुम सीधे कोतवाली चलो। इमरान खौफजदा अंदाज में बड़बड़ाया, अरे बाप रे। वो बोली, नहीं, तुम्हें चलना पड़ेगा। कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं, हम जो कुछ भी बयान देंगे वो गलत नहीं होगा। तुमने अपनी जान बचाने के लिए इसे नीचे गिराया था। इमरान बोला, वो तो सब ठीक है, मगर पुलिस का चक्कर, ये मेरे बस का रोग नहीं। वो बोली, फिर लाश का क्या होगा? तुमने उसे वहां से उठाया क्यों? ड्राइवर को भी वहीं छोड़ाते, कार को हम शहर से बाहर ही छोड़कर पैदल चले जाते। इमरान गुस्सीली आवाज में बोला, तुमने उस वक्त क्यों नहीं बोला? अब क्या हो सकता है, अब तो हम शहर में दाखिल हो गए। रोशनी के हाथ पैर ढीले हो गए। उसने पेशानी से पसीना पोंछते हुए कहा, अब भी गनीमत है, फिर वहीं वापस चलो। इमरान बोला, तुम मुझसे ज्यादा अहमक मालूम होती हो। इस बार अगर 10-5 से मुलाकात हो गई तो मेरा मुरब्बा बन जाएगा और तुम्हारी जेली। वो बोली, फिर क्या करोगे? इमरान ने कहा, देखो, एक बात सूझ रही है, मगर तुम्हें नहीं बताऊंगा, वरना तुम फिर कोई ऐसा मशवरा दोगी कि मुझे अपनी अक्ल पर रोना आ जाएगा। रोशनी खामोश हो गई, इसलिए नहीं कि लाजवाब हो गई थी, बल्कि उसका जिस्म बुरी तरह कांप रहा था और हलक में कांटे पड़े जा रहे थे। इमरान कार को शहर के एक ऐसे हिस्से में लाया जहां किराए पर दिए जाने वाले बहुत से गिराज थे। उसने एक जगह कार रोक दी और उतरकर एक गिराज हासिल करने के लिए गुफ्तशुनीद करने लगा। उसने मैनेजर को बताया कि वो सयाह है, कॉरोनेशन होटल में क़याम है, मगर चूंकि वहां कारों के लिए कोई इंतजाम नहीं है, इसलिए वो यहाँ एक गिराज किराए पर हासिल करना चाहता है। बात गैर मामूली थी, इसलिए उसे गिराज हासिल करने में दुश्वारी नहीं हुई। उसने 1 हफ्ते का पेशगी किराया अदा करके गिराज की कुंजी और रसीद हासिल की और फिर कार को गिराज में मुंतकिल करके रोशनी के साथ टहलता हुआ दूसरी सड़क पर आ गया। रोशनी बड़बड़ाई, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा? इमरान ने बड़ी सादगी से कहा, सुबह तक वो ड्राइवर भी मर जाएगा। रोशनी झल्ला गई, बोली, तुम बिल्कुल गधे हो। इमरान ने कहा, नहीं, अब मैं इतना गधा भी नहीं हूँ, मैंने अपना सही नाम और पता नहीं लिखवाया। वो तल्ख लहजे में बोली, इस ख्याल में न रहना, पुलिस शिकारी कुत्तों की तरह पीछा करती है। इमरान बोला, फिक्र न करो, 1 हफ्ते तक तो वो गिराज खुलता नहीं, क्योंकि मैंने 1 हफ्ते का पेशगी किराया अदा किया है और फिर 1 हफ्ते में मैं न जाने कहाँ हूँगा। हो सकता है मर ही जाऊं, हो सकता है उस नामालूम आदमी की मौत हो जाए। बहरहाल वो अपने 2 साथियों से तो महरूम हो ही चुका है। रोशनी कुछ ना बोली, उसका सर चकरा रहा था। इमरान ने गुजरती हुई टैक्सी रुकवाई, रोशनी के लिए दरवाजा खोला और फिर खुद भी अंदर बैठता हुआ ड्राइवर से बोला, व्हाइट मार्बल। रोशनी आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगी। इमरान सर हिलाकर बोला, हाँ, वहीं खाना खाएंगे, कॉफी पियेंगे और तुम 2-1 पैग पी लेना, तबीयत संभल जाएगी। वैसे अगर च्युइंगम पसंद करो तो अभी दूं, और हाँ, वहां हम 1-2 राउंड रंबा भी नाचेंगे। रोशनी आहिस्ता से बोली, क्या तुम सचमुच पागल हो? इमरान बोला, हाँ, कभी अहमक कभी पागल, अब मैं अपना गला घोंट लूं। रोशनी खामोश हो गई। वो इस सिलसिले में बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे अल्फाज नहीं मिल रहे थे। ज़हनी इंतशार अपनी इंतहाई मंजिलें तय कर रहा था। वो व्हाइट मार्बल में पहुंच गए। रोशनी का दिल चाह रहा था कि पागलों की तरह चीखती हुई घर की तरफ भाग जाए। इमरान उसे एक कैबिन में बिठाकर बाथरूम की तरफ चला गया। बाथरूम का तो सिर्फ बहाना था, वो दरअसल उस कैबिन में जाना चाहता था जहां ग्राहकों के इस्तेमाल करने का फोन था। उसने वो नंबर डायल किए जिन पर इंस्पेक्टर जावेद से हर वक्त राब्ता कायम किया जा सकता था। वो बोला, हेलो, कौन?
इंस्पेक्टर जावेद से मिलना है। वो आप हैं? सुनिए, मैं अली इमरान बोल रहा हूँ। हाँ देखिए, अमीरगंज के गैराज नंबर 13 में जो मुकफ्फल है, आपको नीले रंग की एक कार मिलेगी। उसमें 2 शिकार हैं, एक मर चुका है और दूसरा शायद आपको जिंदा मिले। गैराज की कुंजी मेरे पास है, आप तलाशी का वारंट लेकर जाइए और बेदरीग ताला तोड़ दीजिए। जी, ये उसी सिलसिले की कड़ी है। मुझे यकीन है कि दोनों उसी के आदमी हैं। और सुनिए, काफी राजदारी की जरूरत है। इस वाक्य को राज ही में रहना चाहिए। वाकयात मुकम्मल आपको कल सुबह मालूम होंगे। अच्छा, शब बखैर। इमरान रिसीवर रख कर रोशनी के पास वापस आ गया। रोशनी की हालत अबतर थी। इमरान ने खाने से कबल उसे शहरी पिलवाई। नतीजा किसी हद तक अच्छा ही निकला। रोशनी के चेहरे पर ताजगी के आसार नजर आए, लेकिन फिर भी खाना उसके हलक से नहीं उतर रहा था और वो इमरान को हैरत से देख रही थी, जो खाने पर इस तरह टूट पड़ा था जैसे कई दिन से भूखा हो, और उसके चेहरे पर वही पुरानी हिमाकत तारी हो गई थी। इमरान ने सर उठाए बगैर रोशनी से कहा, तुम बहुत खामोश हो। रोशनी ने बेदिली से कहा, कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं है। इमरान बोला, रुम्बा की क्या रही? मैं नाचने के मूड में हूँ। वो बोली, खुदा के लिए मुझे परेशान न करो। इमरान ने कहा, तुम औरत हो या जरा मुझे बताओ, क्या मैं उनके हाथों मारा जाता? वो हमें कहीं ले जाकर हमारी चटनी बना देते। रोशनी ने अपनी पेशानी रगड़ते हुए कहा, मैं इस मौजू पर गुफ्तगू नहीं करना चाहती। इमरान ने कहा, मैं खुद नहीं करना चाहता। खुद छेड़ती हो और फिर ऐसा लगता है जैसे मुझे खा जाओगी। वो बोली, इमरान डियर, सोचो तो अब क्या होगा। इमरान बोला, दूसरा भी मर जाएगा और 2-4 दिन बाद लाशों की बदबू फैलेगी तो गैराज का ताला तोड़ दिया जाएगा और फिर वो पकड़ा जाएगा जिसकी वो कार होगी। हा। रोशनी भिन्ना कर बोली, और जो तुम उन्हें अपनी शक्ल दिखाए हो? इमरान ने कहा, गैराज वालों को। रोशनी ने असबात में सर हिला दिया। इमरान ने कहा, मगर वो लोग तुम्हारी शक्ल नहीं देख सके थे, तुम महफूज रहोगी। रोशनी झपट पड़ी, मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ। इमरान बोला, मेरी फिक्र न करो, मैं पठान हूँ। जब तक इस नामालूम आदमी का सफाया न कर लूं, इस शहर से नहीं जाऊंगा। वैसे मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। रोशनी उसे घूरने लगी। क्यों? बोला, तुम बात बात पर मेरी तौहीन करती हो, अहमक पागल और न जाने क्या क्या कहती रहती हो। खुद बोर होती हो और मुझे बोर करती हो। रोशनी के होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। इमरान एक लफ्ज पर जोर देता हुआ बोला, तुम मेरे साथ रुम्बा नाचोगी? रोशनी उठती हुई बोली, अच्छा चलो, लेकिन ये याद रखना, तुम मुझे आज बहुत परेशान कर रहे हो। वो दोनों रिक्रिएशन हॉल में दाखिल हुए। दर्जनों जोड़े रक्स कर रहे थे। थोड़ी देर बाद इमरान और रोशनी भी उनकी भीड़ में शामिल हो गए। दूसरे दिन इमरान महकमा सुराग रसानी के सुपरिंटेंडेंट के कमरे में बैठा हुआ था। जिस वक्त वो यहाँ दाखिल हुआ था, उसके चेहरे पर घनी दाढ़ी थी और चेहरे पर कुछ इस किस्म का तकद्दुस था कि वो कोई नेक दिल पादरी मालूम होता था। आंखों पर तारीक शीशों की ऐनक थी। दाढ़ी अब भी मौजूद थी, लेकिन चश्मा उतार दिया गया था। सुपरिंटेंडेंट वो रिपोर्ट पढ़ रहा था जो इमरान ने पिछली रात के वाकयात के मुतल्लिक मुरत्तब की थी। सुपरिंटेंडेंट ने थोड़ी देर के बाद कहा, मगर जनाब, वो कार चोरी की है। उसकी चोरी की रिपोर्ट 1 हफ्ता कबल कोतवाली में दर्ज करवाई गई थी। इमरान सर हिलाकर बोला, ठीक है, इस किस्म के मुहिमों में ऐसी ही कारें इस्तेमाल की जाती हैं। मेरा ख्याल है कि यहाँ आए दिन कारें चुराई जाती होंगी। वो बोला, आपका ख्याल दुरुस्त है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मिल भी जाती हैं। लेकिन ऐसी किसी कार के साथ किसी आदमी का भी पकड़ा जाना पहला वाकया है। इमरान ने पूछा, ड्राइवर से आपने क्या मालूम किया? सुपरिंटेंडेंट बोला, कुछ भी नहीं। वो कहता है कि कल शाम ही को उसकी खिदमात हासिल की गई हैं। वो दरअसल एक टैक्सी ड्राइवर है और उसे सिर्फ 3 घंटे काम करने की उजरत 300 रुपए पेश की दी गई थी। इमरान बोला, तो इसका ये मतलब है कि जिससे कुछ मालूम होने की तवक्को की जा सकती है वो खत्म ही हो गया। खैर, लेकिन ये तो मालूम किया ही जा सकता है कि मरने वाला कौन था, कहाँ रहता था, किन हल्कों से उसका ताल्लुक था। सुपरिंटेंडेंट बोला, जावेद इसके लिए काम कर रहा है और मुझे तवक्को है कि वो कामयाब होगा। इमरान ने कहा, ठीक है। अच्छा, क्या आप इस बात से वाकिफ हैं? मगर नहीं। खैर, मैं अभी क्या कह रहा था? इमरान खामोश होकर अपनी पेशानी पर उंगली मारने लगा। वो दरअसल सुपरिंटेंडेंट से फोन नंबर 6 नॉट के मुतल्लिक गुफ्तगू करने जा रहा था, लेकिन फिर कुछ सोच कर रुक गया। सुपरिंटेंडेंट ने पूछा, क्या आप कोई खास बात कहने वाले थे? इमरान ने संजीदगी से कहा, वो भी भूल गया। फिर उसके चेहरे पर न जाने कहाँ का गम टूट पड़ा और वो ठंडी सांस लेकर दर्दनाक लहजे में बोला, मैं नहीं जानता ये कोई मर्ज है या जहनी कमजोरी। अचानक इस तरह जहनी रौ बहकती है कि मैं वक्ती तौर पर सब कुछ भूल जाता हूँ। हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद वो बात याद आ जाए जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सुपरिंटेंडेंट उसे टटोलने वाली नजरों से देखने लगा, लेकिन इमरान के चेहरे से उसकी दिली कैफियत का अंदाजा कर लेना आसान काम नहीं था। फिर उस केस के मुताल्लिक दोनों में काफी देर तक मुख्तलिफ किस्म की बातें होती रहीं।
सुपरिंटेंडेंट ने उसे बताया कि एबीसी होटल के 3 आदमी जाली नोटों समेत पकड़े गए हैं। इमरान ने नोटों के नंबर तलब किए। सुपरिंटेंडेंट ने दराज से लिस्ट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। इमरान सर हिलाकर बोला, नहीं, इसमें सिर्फ वही नंबर हैं जो मैं होटल में हारा था। एक भी ऐसा नंबर नहीं आता जो उस आदमी वाले पैकेटों से ताल्लुक रखता हो। सुपरिंटेंडेंट बोला, तब तो हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि एबीसी वालों का इससे कोई ताल्लुक नहीं। जाहिर है कि अगर वो होशियार हो गया था तो उसे एबीसी वालों को भी नोटों के इस्तेमाल से रोक देना चाहिए। इमरान ने कहा, नहीं, इसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। हो सकता है ताल्लुक जाहिर ना करने ही के लिए उसने दीदा दानिस्ता उन आदमियों को पुलिस के चुंगल में दे दिया हो। सुपरिंटेंडेंट सर हिलाने लगा, बोला, जी हाँ, ये भी मुमकिन है। इमरान ने कहा, फिलहाल हमें एबीसी वालों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। सुपरिंटेंडेंट ने कहा, लेकिन अब आप क्या करेंगे? इमरान बोला, बताना मुश्किल है, मैं पहले से कोई तरीक़ेकार मुतय्यन नहीं करता, बस वक्त पर जो सूझ जाए। पिछली रात के वाकयात का रद्द-ए-अमल क्या होता है, अब उसका मुंतजिर हूँ। फिर इमरान ज्यादा देर वहां नहीं बैठा, क्योंकि एक नया ख्याल उसके जहन में सर उभार रहा था। वो वहां से निकलकर एक तरफ चलने लगा, लेकिन साथ ही साथ इसका भी अंदाजा करता जा रहा था कि कहीं कोई उसका ताक़ुब तो नहीं कर रहा। उसने आज भी सुपरिंटेंडेंट से रोशनी का तस्करा नहीं किया था, वो उसे पस मंजर में ही रखना चाहता था।